हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हम फिर आ गए हैं आपकी सेवा में नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही रखा गया है, जिसमें एक के साथ अनेक उत्तर को भी दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन और बढ़े और ऐसे ही वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहूँ। आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मेरे आई बटन को दबाइए और वहाँ से सारी वीडियो आप पाइए बिल्कुल फ्री। चलिए तो बिना लेट किए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर याद रखना है, उपराष्ट्रपति। इन्हें पदेन अध्यक्ष भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर याद रखना है, लोकसभा में, ठीक है ना। कहीं भी नहीं, केवल लोकसभा में। लोकसभा आया है तो इससे संबंधित और कुछ तथ्य आप लोग हम बता देना चाहते हैं, ताकि क्लियर हो, कोई डाउट ना हो, ठीक है ना। तो धैर्य रखिए। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यहाँ संसद, ठीक है ना। बारीकी से समझिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दीबाजी कीजिएगा, आप लोग का ही लॉस होगा। आराम से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड किया जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 3 हिस्सा निकालेंगे संसद से, ठीक है ना। प्रथम आप लोग याद रखना है राष्ट्रपति, ठीक है ना। जिस तरह से लिख रहे हैं वैसे आप लोग को समझना भी है। इसके अलावा याद रखना है लोकसभा, और लास्ट में याद रखना है राज्यसभा। अब हम ये क्यों लिखे हैं, आप लोग को यह जानकारी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जीके में ये ज़रूरी नहीं कि हम जो लिखे हैं वही आ सकता है, इसके अलावा भी और भी आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसे देखते हैं। संसद में कुल मिलाकर के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों के मिलने से ही संसद बन सकता है। यदि इसमें से कोई भी अंग की कमी हो जाए तो वह संसद का निर्माण नहीं कर सकती है। तब क्लियर हो गया संसद कैसे बनता है। अब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में फिर बता देना चाहेंगे कि इसकी मुख्य तथ्य क्या है। चलिए वैसे भी हम क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोकसभा से हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ से राज्यसभा से। लोकसभा याद रखना है आप लोग को हमेशा निम्न सदन होता है, और राज्यसभा आप लोग का उच्च सदन होता है, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। लोकसभा कभी भी भंग नहीं होता है, लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, यह भंग नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन निम्न सदन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर याद रखना है लोकसभा, जो कि हमने आप लोगों को बता दिया। लोकसभा निम्न सदन होता है, यह अस्थाई भी होता है, याद रखना है, अस्थाई, ये अस्थाई। अब तो यहाँ पे सारा क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहा आप लोग का। लोकसभा निम्न सदन होता है, यह अस्थाई सदन होता है, यह कभी भी भंग हो सकता है, या इसे कभी भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। चाहे इसे हम लोग छोटा सदन भी कह सकते हैं। वही राज्यसभा के बारे में आए तो राज्यसभा याद रखिएगा, यह उच्च सदन होता है, यह बड़ा सदन होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह सदा के लिए अस्थाई सदन होता है। प्रश्न 3 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, ठीक है ना। आंसर याद रखना है, अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अब यहाँ पे आप लोग गौर ये कीजिएगा, अनुच्छेद 350 को माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब बचा 3 अनुच्छेद। अब तीनों का काम क्या है, और ये तीनों के तीनों राष्ट्रपति के अधिकार में होता है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। वो कैसे करता है आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 356 और 52 दोनों के यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, आप लोगों को डाउट दूर हो जाएगा। जब देश में ऐसा लगे राष्ट्रपति को कि संकट आ पड़ा है, ठीक है ना, संकट या बाहरी आक्रमण, यदि कोई देश यदि अपने देश पे आक्रमण करता है या देश पे संकट की स्थिति छा जाती है, तो उस समय उस स्थिति से उबरने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति
एक आपात की घोषणा करता है, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपात। क्लियर हो गया। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस स्थिति में करता है? बाहरी आक्रमण के समय, ठीक है ना, देश पर जब बाहरी आक्रमण हो रहा है या संकट के समय देश पर, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपात का। अब ये तो बता दिए, फिर अनुच्छेद 356 आप लोग समझ लीजिए। 356 का इस्तेमाल राष्ट्रपति कब कर सकता है? पूरे भारत में आप लोगों को पता है कि 28 राज्य, ठीक है ना, पहले 29 थे लेकिन एक घट गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, तो 28 फिर बन गए। 28 राज्य में से हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, ठीक है ना। तो अब राष्ट्रपति किसी भी राज्य में, उसके क्षेत्र विशेष में यदि किसी भी प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति उसे क्या करता है? सलाह लेता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति राज्यपाल की सहायता से ही अनुच्छेद 356 के अनुसार उस क्षेत्र विशेष में अपना अधिकार का प्रयोग करता है, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति शासन लागू कब किया जाता है? जब किसी भी राज्य में अराजकता की स्थिति या किसी भी परेशानी होती है तो उसे झेलने के लिए, है ना, राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? आंसर याद रखना है, राज्यपाल की, उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श या सहायता से। अब किस अनुच्छेद के तहत? 356 के अनुसार, ठीक है ना। और वित्तीय आपात तो आप लोग समझ गए हैं कि जब देश में अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी स्थिति आती है, ठीक है ना, तो उसको उसे जो ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, उसे निराकरण के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों अनुच्छेद का हमने बढ़िया से जिक्र किया, आप लोग को अच्छा लगा यार। तो आगे बढ़ते हैं 360, 56 और 52 अनुच्छेद के बाद, ठीक है ना। फिर एक बार समझ लीजिए, 360 वित्तीय आपात के लिए, 356 राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन लागू के लिए है, और 352 राष्ट्रीय आपात के लिए, जो देश के हित में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इससे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोनों या कोई नहीं। तो आप लोग को आंसर याद रखना है दोनों। क्यों? क्योंकि जैसे एक आदमी का डबल नाम होता है ना, उसी तरह से इसका भी डबल नाम है, या तो अदृश्य कहिए और नहीं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये दोनों का तात्पर्य एक ही होता है, लेकिन लिखने के शब्द दो होते हैं, ठीक है ना, अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? ठीक है ना। ऑप्शन ए नरसिम्हम मॉडल, बी है पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है ना। और इसके अलावा दो नीचे है, यहाँ पे देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल और कोई नहीं। तो यहाँ इसमें से दोनों में से कोई नहीं होगा, ऊपर वाला ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। आइए ऊपर वाला में बढ़ जाते हैं और यहाँ देखते हैं किस मॉडल में बताया गया, नरसिम्हा और पीसी, तो इसको याद रखना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है, पंचवर्षीय योजना की बात आई तो इसकी शुरुआत सन 1951 से शुरू हुई और 56 तक चली, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। लेकिन दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से लेकर 5 साल ऐड कीजिएगा तो इसमें कितना आएगा, 61 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करके दो पंचवर्षीय योजना का हमने यहाँ पे बता दिया और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसा आप लोगों को डाउट ना हो इसलिए क्लियर कर दिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर याद रखना है आप लोग को, सन 2000 से 2001 ईस्वी में, इसी सेशन के दौरान इस कार्य को किया गया था, ठीक है ना। इसलिए इसे 2000 से 2001 लिया जाता है। आप लोग 2000 सन भी याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रास्फीति की स्थिति में किसे लाभ होता है? आप लोग आंसर याद रखना है,
लेनदार को हम लोग ऋणी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऋणी को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है ना, और देनदार को इसमें हानि होती है। तो सबसे ज़्यादा मुनाफा लेनदार को ही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है। आंसर याद रखना है, पेट्रोलियम को द्रव स्वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 है असम का प्रमुख त्यौहार क्या है। आंसर याद रखना है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें बिहू को मारना है। गरबा, बिहू, नौटंकी और कुचिपुड़ी में बिहू होगा असम का प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है ना। जो अच्छा है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए इसे भी हम बता रहे हैं। अब ये 3 का कहाँ कहाँ का है, ठीक है ना। तो ग से गरबा और ग से गुजरात, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। नौटंकी यूपी का है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आप लोग बता दिए कहाँ कहाँ का है। आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। गरबा गुजरात का, बिहू असम का हो गया, नौटंकी उत्तर प्रदेश का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आंसर याद रखेंगे आप लोग को, एडम स्मिथ। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उसे भी आप लोग समझ लेते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे हम बता दे रहे हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है ना। इन्होंने सन 1867 ईस्वी में इन्होंने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था दास कैपिटल, ठीक है ना। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक की रचना कब की गई थी, सन 1867 ईस्वी में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका एक वीडियो बना करके जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। आशा करते समझ आ गया। रॉबर्ट ओवन के बारे में है, तो भी सुन लीजिए कि यह इंग्लैंड के थे, ठीक है ना। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिसे हम लोग उद्योगपति कहते हैं, ठीक है। उद्योगपति, बिजनेसमैन को व्यापारी कहते हैं। तो ये इंग्लैंड के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से क्लियर हो गया कौन क्या है। कार्ल लिनियस साइंस है। चलिए इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, अच्छी तरह से समझा देंगे वहाँ पे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ा होने के चलते इसे छोटा कर दिए हम जिम, ठीक है ना। तो कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। आंसर याद रखना है, मैगलन जल संधि, ठीक है ना। दक्षिणी प्रशांत महासागर को क्या करती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, प्रशांत महासागर को, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़े यहाँ पे वॉइस में आप लोगों को नॉइजिंग आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 में चलते हैं। भारत में हिंदी में संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन था। आंसर याद रखना है आप लोग को, उदंत मार्तंड, ठीक है ना। उदंत मार्तंड भारत का प्रथम समाचार पत्र बताया जाता है। इसके अलावा और भी है, तो इसे भी हम जान लेते हैं कौन कौन है। बंगाल गजट, केसरी, द हिंदू, ठीक है ना। अब एक और चीज़ है, हम इसके संस्थापक के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर अगला बनता है, भारत में हिंदी में संपादित प्रथम समाचार पत्र कौन था। आंसर याद रखना है, उदंत मार्तंड, ठीक है ना। अभी जितने भी ऑप्शन है इसके बारे में बता देना चाहेंगे आप लोग को। उदंत मार्तंड भारत का प्रथम समाचार पत्र तो था हिंदी का, लेकिन ये कब प्रकाशित हुआ था, सन 1826 ईस्वी में, ठीक है ना। 30 मई का दिन था, ठीक है ना। अब ये कहाँ से हुआ था, आंसर याद रखना है, कलकत्ता से, ठीक है ना। इसके बारे में एक एक करके समझा दे रहे हैं, तो आप लोग जो नोटबुक में सारा का सारा नोट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। फिर ये तो हो गया उदंत मार्तंड का, लेकिन 3 और ऑप्शन है, इसे भी एक एक करके हम बता दे रहे हैं। और ऑप्शन नंबर बी है बंगाल गजट। इसको याद रखना है, यह सन 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। ये कहाँ से हुआ था, ये भी हुआ था कोलकाता से, क्लियर। लेकिन ये चीज़ आप लोग को कभी नहीं भूलना है कि भारत का यह सबसे पहले, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। यह किस भाषा में निकाला गया था, इंग्लिश में, ठीक है ना।
यह इंग्लिश में अंग्रेजी में छपने वाला भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसके पहले तक कोई भी समाचार पत्र नहीं छापे जा रहे थे। अब बात आई सन हो गया, कहाँ से निकल रहा था, कोलकाता से भी हो गया, किस भाषा में निकाला जा रहा था, इंग्लिश से भी क्लियर हो गया। लेकिन आखिर इसे छापने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसे याद रखना है आप लोग को शॉर्टकट में J.K. हिकी, ठीक है ना, J.K. हिकी याद रखना है। और नहीं तो इसे हम लोग जेम्स, जैसे जेम्स और कि यहाँ पे नहीं दिया है, आगस्टक करता है, ठीक है ना, तो जेम्स आगस्टक हिकी बंगाल गजट की स्थापना सन 1780 में किया था। यह समाचार पत्र इंग्लिश में छापे जा रहे थे और यह कोलकाता से प्रकाशित किया जा रहा था। ऑप्शन बी हो गया। सी वाला समझा दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 है, सी है केसरी। अब इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। किया कौन था, बीजी तिलक, ठीक है ना, बीजी तिलक कहे तो बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में किया था, ठीक है ना। अब केसरी जो समाचार पत्र था ये किस भाषा में निकाली जा रही थी जी, तो याद रखना है इसे मराठी भाषा में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब फिर से ऑप्शन डी में आ रहे हैं। डी क्या बताया जा रहा है, तो ऑप्शन डी है द हिंदू या दी हिंदू, ठीक है ना। इसकी अवस्थापना किसने किया था, तो आप लोग को आंसर याद रखना है जी सुब्रमण्या, ठीक है ना, सुब्रमण्या अय्यर, इतना याद रखना है, उधर लिखने का जगह नहीं है इसलिए बोल दे रहे हैं। द हिंदू की स्थापना किसने किया था, जी सुब्रमण्या अय्यर ने किया था। कब किया था, तो ये भी चीज़ याद रखना है 1878 ईस्वी में, ठीक है ना, 1878 में किया गया था। तो उस समय यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार निकाला जा रहा था। लेकिन इसी द हिंदू को फिर एक बार 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में इसे चेंज कर दिया गया और फिर यह किस रूप में प्रकाशित होने लगा, दैनिक रूप में, ठीक है ना। तो इस तरह से द हिंदू का भी ये जानकारी आप लोग को मिल गया। फिर एक बार यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि कौन समाचार पत्र जे किस प्रकार का था, ठीक है ना। चलिए तो क्लियर हुआ। और एक और चीज़ याद रखिएगा, द हिंदू कहाँ से प्रकाशित होता है जी, चेन्नई से होता है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक और चीज़ शायद हमने नहीं बताया अभी आप लोग को, उदंत मार्तंड के बारे में, ठीक है ना। तो उदंत मार्तंड का जो संस्थापक है उसका नाम है पंडित युगल किशोर, युगल किशोर, ठीक है ना, ये चीज़ याद हो गया। इसके बारे में बारीकी से आप लोग जानकारी ले लीजिए, फिर कभी नहीं मिलेगा। तो याद रखिए एक और चीज़, उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका था, सप्ताह में एक बार निकाला जाता था। बंगाल गजट भी साप्ताहिक पत्रिका था, सप्ताह में एक बार इसे भी निकाला जा रहा था। केसरी दैनिक प्रकार का पत्रिका था, ठीक है ना, यानी कि ये प्रतिदिन निकाला जा रहा था, ठीक है ना। और द हिंदू पहले साप्ताहिक था, बाद में चल के इसे दैनिक कर दिया गया, ठीक है ना। 1878 में साप्ताहिक था, 1889 में आकर के दैनिक बन गया। इस तरह से इसके बारे में सारा जानकारी क्लियर हो गया। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 याद रखेंगे, आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी, आंसर याद क्या रखना है, अबुल फजल के द्वारा की गई थी, जो अकबर का एक दरबारी नवरत्नों में से एक भी था और अकबर का एक बहुत बड़ा दोस्त भी बताया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग चल रहे हैं। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, अजमेर किस नदी किनारे स्थित है, ऑप्शन ए में है चंबल नदी। इसके अलावा नीचे भी ऑप्शन है आप लोग को दिखा दे रहे हैं, लूनी नदी, दास्क नदी, लूनी दास्क और मानसी नदी। तो आप लोग को इसमें से आंसर याद रखना है, सबको छोड़ करके केवल एक लूनी नदी, ठीक है ना। तो कहाँ है जी, अजमेर लूनी नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये तो सब कोई जानता है जी, सबसे आसान क्वेश्चन है ना, पामीर की पठार को दुनिया का छत कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, काली मिर्च की खेती भारत में कहाँ की जाती है, तो सबसे अधिक याद रखना है यह कहाँ होती है, केरल में होती है काली मिर्च की
खेती, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक जो शहर है ना बेंगलुरु, वो कहाँ पे है, याद रखना है आप लोगों को, कर्नाटक में, ठीक है ना। और असम में चाय की खेती अधिक की जाती है क्योंकि यह पहाड़िया इलाका है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है, इतना चीज़ याद रखना है। तो इससे कई क्वेश्चन आप लोगों को मिल भी सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 है, इसमें से आंसर होगा आप लोग का रामास्वामी नायकर, ठीक है ना। सब अलग अलग। और विनोबा भावे के बारे में आए तो याद रखना है इसके बारे में कि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे भूदान आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है ना। और महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है, इन्होंने तो जो भारत में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे। पहला का नाम है असहयोग आंदोलन, दूसरा का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से करके मुख्य रूप से भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 3 आंदोलन ही चलाए थे और हमें आज़ादी भी दिलाई थी, ठीक है ना जी। ये याद रखना है। असहयोग आंदोलन सन 1920 में चालू किया गया था गांधी के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है ना, 1942 में किया गया था। क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अम्बेडकर जी के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि सन 1932 में महात्मा गांधी और इनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पूना समझौता। शायद आप लोग को लिखा हुआ अच्छा से समझ ना आया हो, लेकिन कम से कम बैक करके हमारी आवाज़ को दोबारा आप लोग सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अम्बेडकर और गांधी के बीच में सन 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर समझौता हुआ था, ठीक है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आ गया 18, भक्ति आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। आंसर याद रखना है रामानुज को, ठीक है ना। ये भक्ति आंदोलन का जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आगे आप लोग और भी ढेर है, लेकिन इनका अलग अलग काम है। जो कबीरदास है ये खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। इनके जैसा कोई भी दोहा रचने वाला अभी तक हुआ नहीं। इनकी जो बहुत ऐसे दोहे को हम लोग आज भी जानते हैं। शंकराचार्य जी क्या किया था, रामानुजाचार्य के भक्ति को प्रचार करने का कार्य किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। सब कोई सोच रहा होगा कि इंडिया हाउस है तो बस इंडिया में ही है, लेकिन आप लोग ही सोच गलत है। इंडिया हाउस हमारे इंडिया में नहीं है, बल्कि कहाँ है जी, लंदन में, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। लंदन कहाँ है, तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड का डबल नाम है, आप लोग समझ जाइएगा, या तो इंग्लैंड कहा जाएगा और नहीं तो इससे हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पुराना नाम ब्रिटेन हो गया, नया नाम इंग्लैंड हो गया, जिस तरह से भारत का है, और इंग्लैंड में ही लंदन शहर है, ठीक है ना, इंग्लैंड की राजधानी, और वहीं पे इंडिया हाउस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, होन्शु द्वीप कहाँ स्थित है। आंसर याद रखना है जापान में है, ठीक है ना। इसलिए इसमें कोस्ट में सबसे बड़ा द्वीप भी लिख दिए हैं, ठीक है ना। जापान में होन्शु द्वीप है, जो एक जापान का बड़ा द्वीप माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नामदफा जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। आप लोग को आंसर याद रखना है कहाँ पे है जी, ARP। ARP कहे तो AR से अरुणाचल, P से प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा जीव अभयारण्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को आंसर याद रखना है, यहाँ पे 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्यों, एक भारत में व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर ही 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। समझ गए ना, डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, ठीक है ना। तो आंसर याद रखना है, पहले ही दे दिए हैं, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के अनुसार, ठीक है ना। इसलिए भी सन डाल दिए हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहे। तो अब आ गई बाकी संविधान संशोधन का, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अगला वीडियो बना देंगे, अगला वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फोबोस तथा डीमोस किस ग्रह का दोनों उपग्रह हैं, ठीक है ना। ये दो उपग्रह हैं, ठीक है। एक का नाम है फोबोस, दूसरा का नाम है डीमोस। ये किसका है, तो आंसर याद रखेंगे मंगल ग्रह का, ठीक है ना। कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहेंगे। शनि ग्रह का एक सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह है जिसका एग्ज़ाम में बहुत जिक्र भी किया जाता है, ठीक है ना। उसका नाम यहाँ पे हम बता देना चाहेंगे जिसका नाम है टाइटन, ठीक है ना। शनि ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम क्लियर कर देना चाहेंगे आप लोगों को ग्रह और उपग्रह में, ठीक है ना। ये सौरमंडल हो गया, बीच में सूर्य स्थित है, इसके चारों तरफ से ग्रह घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रह और उपग्रह के बारे में आया है तो एक बार जानकारी दे देते हैं, बहुत आदमी को ये भी जानकारी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो सूर्य बीच में हमारे सेंटर में सौरमंडल के, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ जो घूमते हैं, है ना जी, जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं, याद रखना है। जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह की परिक्रमा करता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, ये सब के सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रह की परिक्रमा करे यानी कि ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग ग्रह कहते हैं। तो क्लियर हो गया ग्रह और उपग्रह में अंतर। इसी तरह से शनि के चारों तरफ घूमने वाला ग्रह जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, और मंगल के चारों तरफ घूमने वाला फोबोस और डीमोस है, ठीक है ना। इस तरह से पृथ्वी का भी अपना एक उपग्रह है, सब कोई जानता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है चांद, ठीक है ना, या चंद्रमा। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया यार, इसके लिए सॉरी, लेकिन जानकारी आप लोग को जाने भर में अच्छा देने का प्रयास किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोग आंसर याद रखिएगा, लिग्नाइट को, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी कोयला के बारे में एक बार जिक्र किए हुए हैं कि कौन सा कोयला कितना महत्वपूर्ण है और इसमें कितना कार्बन की मात्रा होती है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइड होता है और सबसे ख़राब किस्म का या घटिया किस्म का कोयला पिट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल जो ट्रिपल टिक मारे हैं तो घटिया के लिए हो गया पिट, और एंथ्रासाइड के लिए यहाँ पे डबल मार दिए, ठीक है ना। तो इसके लिए होगा उत्तम किस्म का कोयला। तो हम इस वीडियो में आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही और वीडियो बना करके डेली क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो अच्छा लगे तो वीडियो को यार एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।